हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मैथ का मॉडल सेट 4 लेके आया हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 20 का HCF ज्ञात करें। तो अगर 12 का गुणनखंड करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। और 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू 5 होगा। और 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। ओके, अब इन सारे में है सो देखा जाए 12, 15 और 20, इन तीनों में से अगर अभाज्य गुणनखंड किए तो इन तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसके साथ है सो 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 है सो इस सारे में कॉमन आ जाएगा। तो HCF जो है 12, 15 और 20 का है सो HCF 1 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पर px का वैल्यू दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है कि px को gx से भाग देना है, तो gx को अरेंज करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर px का वैल्यू x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर से ऐसो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से, तो इसका वैल्यू आएगा x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और फिर साइन चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस आ जाएगा। यहाँ से ऐसो ये x के पावर 4 कैंसिल और माइनस 5x और प्लस 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं कि इसमें ऐसो माइनस 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। साइन चेंज होगा, माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा माइनस 5x प्लस 10। अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो भागफल जो आ गया वो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल यहाँ पर माइनस 5x प्लस 10 बच गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा ABC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज में बिंदु D क्रमशः BC पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल टू BAC। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC लिया गया है जिसमें से है जो कहा गया है कि एंगल ADC, ये एंगल ADC इक्वल टू BAC एंगल A के बराबर है। तो सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD प्रूफ करना है। ओके, तो अब यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। यहाँ पर प्रमाण दे देते हैं। प्रमाण क्या देते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC में, त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC, और त्रिभुज DAC में अगर देखा जाए DAC इस त्रिभुज में, तो ये छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से एंगल BAC इक्वल टू ADC जो दिया हुआ है BAC, ये एंगल बड़ा वाला का एंगल A वो इक्वल है छोटे वाले त्रिभुज का एंगल ADC के इक्वल है, ये दिया हुआ है। दूसरा है सो एंगल ACB इक्वल टू एंगल DCA, यानी कि एंगल C जो है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ। और यहाँ से जब ये चीज हो गया तो AA समरूपता से दो त्रिभुज है सो ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC, और जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होगी, और जिसकी वजह से CA बाय CB इक्वल टू CD बाय CA हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गया इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 7 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि Px1 y1, Px1 y1 इसका निर्देशांक है -3, 7, और Q का जो वैल्यू है वो
QX2Y2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3। दूरी सूत्र से यहाँ पे PQ इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर सारे वैल्यू पुट करेंगे। x2 का वैल्यू है 2 है, तो 2 माइनस x1 का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस मिलकर +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू -3 है और फिर है y1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से -7 इसका होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 और -7 को सॉल्व करेंगे -10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125 आएगा और 125 को अगर सॉल्व करेंगे तो 5√5 आ जाएगा। इस तरह से इतना मात्रक दूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और ये 3/4 और 3/4 0 आ जाएगा क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है इस प्रकार से जिसका केंद्र O है। अब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई बिंदु है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट A है, इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई और जो स्पर्श रेखा वृत्त पर है 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालें। अगर केंद्र O है और स्पर्श रेखा PA है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है आपस में लंब हो जाती है, तो यहाँ से OP इक्वल टू हो जाएगा √अंडर OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर हो जाएगा। OA का वैल्यू है 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस PA का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो 25 में 16 माइनस करेंगे तो √9 आएगा और √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। यहाँ पर एक टोटल जो बॉल पेन है वो 144 है, उसमें से 20 जो बॉल पेन है वो खराब है और शेष अच्छे हैं। ठीक है, तो जो अच्छे बच गए वो कितने बॉल पेन है? आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो। खराब होगा तो हम लोग खरीदेंगे नहीं, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको दे देता है। ठीक है, यानी कि 144 बॉल पेनों में से जो है दुकानदार वो एक पेन निकाल के दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा रहेगा, तो अच्छा रहने की क्या प्रायिकता है और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। खराब रहने की प्रायिकता क्या है, ये दोनों फाइंड करना है। तो जो कुल पेन है, नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल संभव परिणाम है 144। खराब पेनों की संख्या 20 है और अच्छे पेन कितना होगा? 144 में से 20 माइनस करेंगे तो 124 हो जाएगा। तो पहला में है कि प्रायिकता निकालनी है कि वही खरीदेगा जो अच्छा हो, तो NB/NS हो जाएगा। क्योंकि NB जो है वो अच्छे पेन का संख्या है, तो 124/144 होगा और इसको कैंसिल करेंगे तो 31/36 आएगा। और दूसरा में है प्रायिकता निकालनी कि वह नहीं खरीदेगा। वह कब नहीं खरीदेगा? जब पेन खराब रहेगा। तो इसकी जो प्रायिकता होगी NA/NS हो जाएगा, यानी कि खराब पेनों की कुल संख्या डिवाइड बाय कुल पेन, तो 20/144 हो जाएगा और इसको कैंसिल करके 5/36 आ गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करना है। अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर 6 इक्वल टू 2 गुना 3 हो जाएगा। अगर 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से 2 से देंगे तो 36 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 18 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3 बार में जाएगा। 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और फिर 120 को अगर ऐसो फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 से देंगे 60 बार में आएगा, फिर 2 से देंगे तो 30 बार में आएगा, फिर 2 से देंगे तो 15 बार में आएगा, फिर 3 से देंगे तो 5 बार में कटेगा। तो 120 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें HCF फाइंड करना है, तो HCF जो होता है तीनों का है कॉमन ले लेंगे, तो एक देखने को मिल रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF जो होगा 6 हो जाएगा। और LCM जो है वो सबसे हाईएस्ट पावर को लेंगे और जो मैच नहीं कर रहा है तीनों में उसको भी ले लेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर है 3 है, यानी कि 2 है 3 बार है, तो इन सारे को ले लिए। 3 जो है सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया है, तो इसको 3 गुना 3 कर लेंगे। और फिर है एक 5 भी है तो 5 को भी गुना कर लेंगे। तो यहाँ से इन सारे को गुना करके आप लोग बताइए कि इसका है LCM क्या आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला जो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ पर दो इक्वेशन है, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है तो 2y इक्वल टू x हो जाएगा और y इक्वल टू x बाय 2। अब यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू रख कर y का मान निकालेंगे, तो x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर भी 0 आता है, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 1 आ जाता है। उसी प्रकार समीकरण 2 जो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ से 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x हो जाएगा और y इक्वल टू 20 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू रख कर y का मान निकालते हैं, तो x बराबर एक बार 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है, और x बराबर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 आता है। तो अब उपयुक्त मान सारणी के बिंदु 0 0 2 1 4 2 0 5 को ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर समीकरण 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो एक ग्राफ हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा। ये जो है ग्राफ, ये ग्राफ है x माइनस 2y इक्वल टू 0 का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का ग्राफ है। यहाँ पर जो ग्राफ कट कर रहा है वो 4 और 2 पर कट कर रहा है, तो x का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा और y का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंकगणितीय श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका सार्वंतर 7 तथा 22वां पद 149 है। ठीक है, तो यहाँ पर है 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका सार्वंतर 4 और 22वां पद 149 है। तो 22वां पद A22 149 हो जाएगा, सार्वंतर दिया हुआ है D इक्वल टू 7 हो जाएगा, और 22 पद टोटल है तो N इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो यहाँ से S22 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ से पहला पद निकाल लेते हैं। तो AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा और A प्लस 147 हो जाएगा, और AN का वैल्यू 149 है तो 149 इक्वल टू A प्लस 147, और 147 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो A का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, तो A का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर S22 निकालना है, 22 पदों का योग। तो SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला पर सभी को वैल्यू पुट करना है, तो 22 पदों का योग निकालना है। तो S22 इक्वल टू 22/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, सारे का वैल्यू पुट कर दिए और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 1661 इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो कोई भी एक रेखाखंड है जो बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने का काम कर रहा है। A का निर्देशांक 5 -6 है और B का निर्देशांक जो है -1 -4 है। इस प्रकार से अब इन दोनों को जो है एक y अक्ष पर कट कर रहा है P बिंदु पर मान लेते हैं, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 0 y हो जाएगा। अब यहाँ पर माना कि वांछित अनुपात k1 के अनुपात में बढ़ रहा है, k और 1 के अनुपात में बढ़ रहा है, तब विभाजन सूत्र द्वारा उस रेखाखंड को k1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक जो होंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा विभाजन सूत्र का, वो इस प्रकार लगेगा। अगर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाना है तो इस प्रकार लगेगा, यहाँ से होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y का वैल्यू जब निकालना है तो यहाँ से y का जो फॉर्मूला लगेगा वो इस प्रकार लगेगा m1 y2 प्लस m2 x y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस प्रकार से लगेगा। तो यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो k इंटू -1 तो -k हो जाएगा, और फिर प्लस 1 इंटू 5 को करते हैं तो यहाँ से +5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 और m2 को करेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू आ गया। उसके बाद फिर है सो y का वैल्यू निकालने के लिए k इंटू -4 करेंगे तो यहाँ से है सो -4k आ जाएगा, और फिर 1 इंटू -6 को करेंगे तो फिर है सो -6 आ जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो यह बिंदु y अक्ष पर 0y है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो y अक्ष पर कट कर रहा है तो इसका जो निर्देशांक होगा 0y हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसे 0y हो जाएगा, तो x का वैल्यू है सो 0 के बराबर होगा और इसका वैल्यू y के बराबर होगा। जब यहाँ पर क्या किए कि x का वैल्यू है सो 0 के बराबर पुट किए तो यहाँ से आ गया -k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो -k प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसकी वजह से k इक्वल टू है सो यहाँ पर 5 आ गया, तो k का वैल्यू 5 हो जाएगा और है सो 1। वांछित अनुपात होगा 5:1 में कट करेगा। क्यों? क्योंकि k और 1 के रूप में विभाजित हो रहा है, तो k का वैल्यू 5 है और 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a डिवाइड बाय cot a माइनस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 डिवाइड बाय cosec a प्लस 1। इसको सॉल्व करना है तो LHS लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू हो जाएगा cot a माइनस cos a डिवाइड बाय cot a माइनस cos a। यहाँ पर cot a को चेंज करेंगे तो जो वैल्यू आएगा cos a बाय sin a हो जाएगा, माइनस cos a होगा, डिवाइड बाय फिर नीचे में cot a का वैल्यू cos a डिवाइड बाय sin a माइनस cos a हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर नीचे में प्लस है, cot a प्लस cos a और cosec a प्लस 1। ठीक है, तो नीचे में प्लस हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो cos a माइनस cos a इंटू साइन ए हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन ए। एलसीएम लेके सॉल्व किए, पूरे का डिवाइड, और फिर नीचे वाला को हल करते हैं तो यहाँ से cos a प्लस cos a इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन ए हो जाएगा, और साइन ए कैंसिल। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो इस प्रकार आएगा कि ऊपर से cos a कॉमन ले लिए और यहाँ से 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, डिवाइड बाय नीचे से ऐसा cos a कॉमन ले लिए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और cos a कैंसिल, और 1 माइनस साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1
माइनस 1/cosec A डिवाइड बाय नीचे में भी 1 प्लस साइन ए को 1/cosec A लिख सकते हैं और फिर इसका एलसीएम लेंगे ऊपर और नीचे में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि cosec A माइनस 1 डिवाइड बाय cosec A पूरे का डिवाइड, फिर नीचे में एलसीएम लेंगे तो cosec A एलसीएम आएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो cosec A प्लस 1 हो जाएगा और cosec A नीचे का कैंसिल और जो बच गया हमारे पास वो बच गया cosec A माइनस 1 डिवाइड बाय cosec A प्लस 1 इक्वल टू RHS और इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करे और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। तो पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं ABC। तो यहाँ पर है सो BC ले लिए, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर आधार ले लिए। अब है सो समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो 4 सेंटीमीटर का क्या किए कि इसका है सो एक लंब डाल दिए BC पर। ये जो BC रेखाखंड लिए इसका है सो ये इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक एक सो लाइन आर्क बनाए और यहाँ से एक पॉइंट को मिलाएं AB और AC को मिला दिए। तो इस तरह से ABC एक बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और फिर अभी इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जो 1.1/2 यानी कि है सो 3/2 गुनी बड़ी है। तो एक न्यून कोण ले लिए यहाँ से इस तरह से और इसको टोटल 3 बराबर भागों में कट किए। अब यहाँ पर नीचे में हर में 2 है तो 2 से C को मिला दिए। अब यहाँ पर B2 से C के पैरेलल जो लाइन है उसी तरह B3 से C डैश के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर है सो C डैश, अब यहाँ पर जिस प्रकार AC है उसी के पैरेलल A डैश C डैश लाइन को ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से A डैश B और C डैश जो बन जाएगा वो अभिष्ट त्रिभुज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यहाँ पर AB और CD, AB ये है और CD ये है। इन दोनों जो है वो केंद्र O वाला त्रिज्याओं से 21 सेंटीमीटर है, OB की दूरी 21 सेंटीमीटर है और OC की दूरी 7 सेंटीमीटर है। दो त्रिज्याओं वाले सकेंद्रीय वृत्त के चाप हैं। यदि एंगल AOB, यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री है AOB, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड AOB के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड COD के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ऐसा हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो AB और CD दो सकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। यहाँ पर AB और CD दो सकेंद्रीय वृत्त के चाप है। OC इक्वल टू R1 ले लिए जो 7 सेंटीमीटर है और R2 जो ले लिए वो 21 सेंटीमीटर है इक्वल टू OB। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ से जब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बाय 360 डिग्री पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा बाय 360 डिग्री पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों से ऐसो थीटा बाय 360 डिग्री पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। थीटा पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7 और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और 360 डिग्री नीचे में है इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो R2 जो वैल्यू है वो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और R1 वैल्यू है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 30 और 360 कैंसिल होगा 12 बार में। उसके बाद फिर है सो 2 से 6 बार में कैंसिल होगा और 2 से 22 11 बार में कैंसिल होगा। इसको करते हैं तो 11/42 आता है और 21 का स्क्वायर 441 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा।
और यहाँ पर 441 में 49 को माइनस करेंगे तो 392 बचेगा, और फिर इन दोनों को कैंसिल करके जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो 308 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। और इससे अगर ऐसा पूर्णांक में लिखेंगे तो 102 इंटू 2/3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। तो ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें से a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू t है, c का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर विविक्तर निकालेंगे d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले पर a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो 24 आ गया। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया। तो d का वैल्यू है 1 आ गया जो 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो मूलों की जो प्रकृति होगी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल जो हैं वो वास्तविक और अलग अलग आएंगे। अब द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम लोग फिर है इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र जो होता है x इक्वल टू -b प्लस -√d डिवाइड बाय 2a होता है। तो जब b का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर है इस प्रकार से आएगा -5 प्लस -√d, d का वैल्यू है 1 आ गया है तो 1 पुट कर दिए, डिवाइड बाय 2a है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 5 हो गया। 5 प्लस माइनस √1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 6, और यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 2 आएगा। एक आएगा 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 और एक आएगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 6। अगर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो इसका वैल्यू 6/6 1 आ जाएगा, और 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 4/6 यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार है जो मूल है 1 और 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय 6.8 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसको ऐसा हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण B बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग एक रचना किए, और वो रचना ये किए कि B से D एक लंब खींचे जो AC पर है। BD लंब खींचे AC पर खींचा गया। प्रमाण अब आते हैं त्रिभुज ABC इस बड़े वाले त्रिभुज और त्रिभुज ABD। यहाँ पर एक बार ABC इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे और एक बार है ABD इस त्रिभुज को लेंगे। दोनों में क्या क्या समानताएं हैं वो देखेंगे। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB, एंगल जो B है वो एंगल ADB हो जाएगा 90 डिग्री इन दोनों त्रिभुज में, और एंगल A जो है वो दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, जिससे की वजह से AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो गया ABD। ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज और ABD जो है वो त्रिभुज समरूप हो गया, और समरूप जब त्रिभुज होता है तो उनकी संगत भुजाओं का जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं। और यहाँ से है AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AB हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसी प्रकार है अब आते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC। ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक छोटा वाला त्रिभुज BDC, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानता देखने को मिलता है। तो इन दोनों त्रिभुज में ये देखने को मिलता है कि एंगल ABC और एंगल BDC दोनों 90 डिग्री है, और कोण C जो है वो उभयनिष्ठ है। तो AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज है
समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप बी डी सी हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो वो यहाँ से समानुपातिक प्रमेय वाला आ जाएगा, बी सी बाय सी डी इक्वल टू ए सी बाय बी सी हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। अब आर एच एस में क्या करेंगे कि ए सी है सो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा ए डी प्लस सी डी बचेगा, और ए डी प्लस सी डी को ऐड करते हैं तो हमारे पास ए सी आ जाता है। चित्र में देख सकते हैं ए डी प्लस डी सी को ऐड किए तो ए सी आ गया। और फिर है सो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी और ए सी को ऐड किए, मल्टीप्लाई किए तो, और यहाँ से ऐसा ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है एक भवन है और भवन के ऊपर एक मीनार लगाया गया। तो यहाँ से जो BC है वो भवन है और CD है जो है वो संचार मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई CD मान लिए हैं, यहाँ पर CD है सो मीनार की ऊंचाई है, और BD इक्वल टू H मान लिया है, यानी कि पूरा जो भवन और संचार मीनार की ऊंचाई है दोनों को हम लोग H ले लिए हैं। AB इक्वल टू X ले लिए हैं। एक भूमि का एक बिंदु है जहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, तो इस भूमि के बिंदु से जो भवन का नीचे वाला बिंदु है तो इन दोनों के बीच की दूरी AB की दूरी हम लोग x मान लिए। AB इक्वल टू x मीटर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे तो BC बाय AB इक्वल टू 1045 डिग्री होगा। लंब बटे आधार इक्वल टू tan थीटा होता है, तो BC बाय AB इक्वल टू 1045 डिग्री होगा। और यहाँ से BC का वैल्यू 20 है और AB का वैल्यू x माने हैं, तो 20 बाय x इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू 20, यानी कि ऐसे AB की जो दूरी है वो 20 मीटर आ गया x बराबर। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। अब ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज ABD में आते हैं इस त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में क्या है कि जो ये कोण है वो 60 डिग्री का कोण है। ओके, तो यहाँ पर जो लंब है वो DB हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखते हैं तो BD बाय AB इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से BD पूरी दूरी जो है BD की दूरी हम लोग h माने हैं, तो h बाय और AB की दूरी x है, तो h बाय x इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और यहाँ से h बाय 20 इक्वल टू √3 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 20 है। अब यहाँ से h का वैल्यू 20 √3 आ गया। इस पूरे ऊंचाई जो है वो 20 √3 आ गया। अब पूरे ऊंचाई 20 √3 है और जो भवन की ऊंचाई है 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई CD हो जाएगी h माइनस BC। पूरा दूरी जो है उसमें से भवन की ऊंचाई को माइनस कर देंगे और यहाँ से 20 √3 माइनस 20 करेंगे तो 20 कॉमन आ जाएगा और √3 माइनस 1 बच जाएगा। और अगर √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है तो उसको पुट करेंगे तो 20 इंटू 1.73 माइनस 1, और 1.73 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से 0.73 आ गया। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.6 मीटर आ जाएगा। संचार मीनार की ऊंचाई जो है वो 14.6 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ₹45 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर है सो R1 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और R2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
और फिर h बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु के छिन्नक की जो आकार की बर्तन है उसकी जो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बर्तन की धारिता जो होती है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। जब सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेकर सॉल्व करना है और इस प्रकार सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो है यहाँ पर 10.44992 आ जाएगा। अब हम इसको 10.45 लीटर कर सकते हैं। ओके, तो अगर 45 रुपये प्रति लीटर की दर से मूल्य जो होगा इतना लीटर दूध है तो इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो इतना रुपीस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन आंकड़ों का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो है बारंबारता की जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता। यहाँ पर एक साइड वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एक साइड बारंबारता है और एक साइड है संचयी बारंबारता को हम लोग निकालेंगे। संचयी बारंबारता तो 0 से 20 का जो अंतराल है उसमें है बारंबारता 17 है। उसके बाद फिर है 20 से 40 में बारंबारता 28 है। फिर 40 से 60 में बारंबारता 32 है। फिर 60 से 80 में बारंबारता 24 है और फिर है 80 से 100 में बारंबारता 19 है। 80 से 100 बारंबारता 19। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इस 17 को यहाँ पर लिख दिए। 17 और 28 को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर संचयी बारंबारता लिखेंगे तो 17 का 17 हो जाएगा। 17 और 28 को जोड़ते तो 45 आ जाएगा। उसके बाद फिर है 45 और 32 को जोड़ते तो 77 आ जाएगा। 77 और 24 को जोड़ते तो 101 आ जाएगा। 101 और 19 को जोड़ते तो 120 आ जाएगा। इस बारंबारता से हम लोग है संचयी बारंबारता से माध्यक ज्ञात करेंगे और माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H, ये होता है। ओके, तो यहाँ से पहले n/2 निकालेंगे। n जो है वो 120 है तो n/2 जो है 120 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि इसका n/2 का वैल्यू 60 आ गया। तो n/2 निकल गया। अब यहाँ पर है फिर निकालेंगे माध्यक वर्ग। तो 60 से जस्ट बड़ी संख्या, 60 से जस्ट बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो हमारे पास है यहाँ पर 77। ओके, यहाँ पर 77 है तो 40 से 60 जो हो जाएगा वो माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग जो आएगा वो 40 से 60 आएगा। L का जो वैल्यू है तो माध्यक वर्ग की निचली सीमा L का वैल्यू 40 आ गया। उसके बाद फिर F का वैल्यू निकालेंगे तो F बराबर जो होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग की बारंबारता 32 है। CF का वैल्यू निकालेंगे तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग जो है 40 से 60, इसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता 45 है तो CF बराबर 45 हो जाएगा। और फिर एक बच गया H इक्वल टू होगा वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप हमें 20-20 देखने को मिल रहा है। 40 से 60 है तो इसके जो अंतर है वो 20 का अंतर है। अब इन सारे वैल्यू को जब पुट करते हैं माध्यक के फॉर्मूला में तो हमारे पास आता है L का वैल्यू 40 प्लस n/2 का वैल्यू है यहाँ से 60 आया है तो 60 माइनस CF का वैल्यू 45 आ गया है डिवाइड बाय F का वैल्यू 32 और फिर इंटू H का वैल्यू 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 प्लस 60 में 45 को माइनस करेंगे
तो वैल्यू आएगा 15/32 गुना 20। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 20 को 10 बार में और 2 से 16 बार में, फिर 2 से कैंसिल होगा 8 बार में और ये 5 बार में। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे इक्वल टू, तो 40 प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/8। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस यहाँ पर 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9.375 आ जाएगा और इसको ऐड करते हैं तो 49.375 आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार ये माध्यक निकल जाएगा, यही है सो माध्यक कहलाएगा। ओके, तो ये जो थे वो टोटल 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सेट 4 का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।